हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 6 दहन और ज्वाला। और बच्चों, इस पार्ट में सबसे पहले हम लेने वाले हैं दहन की प्रक्रिया, यानी कि हम समझेंगे कि दहन की प्रक्रिया क्या होती है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है। और इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि यदि कहीं पर आग लग जाती है तो उस आग को किस प्रकार से बुझाया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में, उद्योगों में और अपने वाहनों को चलाने के लिए अनेक प्रकार के ईंधन काम में लेते हैं, जैसे कि गोबर, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा CNG और LPG आदि। ये सब क्या है बच्चों? ईंधन के रूप में कार्य करते हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, जब हम इन पदार्थों को प्रयोग में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? इन पदार्थों का दहन हो रहा है और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये जो दहन की प्रक्रिया है ये क्या होती है, इसे समझते हैं। बच्चों, आपने जब कभी भी मोमबत्ती या कोयले को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ में जलती है, जबकि कोयले में कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार बच्चों, जब कभी हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार बच्चों, जब हम कभी कास्ट कोयला जलाते हैं तो क्या होता है? इसमें से धुआं उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसी के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है इन सब में क्या हो रहा है? इन सभी प्रक्रियाओं में इन पदार्थों का दहन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दहन की जो प्रक्रिया है उसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो क्या कहेंगे बच्चों हम कि दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है? ऊष्मा देता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। चलिए बच्चों, ये क्या हो गई? दहन की प्रक्रिया। अब हमें पता है बच्चों कि कुछ पदार्थ आसानी से जल जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ आसानी से जलते नहीं हैं। तो बच्चों, इस आधार पर हम पदार्थों को दाह्य और अदाह्य पदार्थों में बांट सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? इसे समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं। क्या करना है बच्चों? हमें कुछ वस्तुएं इकट्ठी करनी है, जैसे कि स्ट्रॉ है, माचिस की तीलियां हैं, इसके अलावा मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील और पत्थर के कुछ टुकड़े, शीशा आदि ये पदार्थ हमें इकट्ठे करने हैं। अब हम क्या करेंगे? इन पदार्थों को जलाकर देखेंगे कि कौन से पदार्थ इनमें से दाह्य हैं और कौन से पदार्थ अदाह्य हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम लकड़ी को जलाने का प्रयास करेंगे तो लकड़ी हमारी जल जाएगी, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दाह्य पदार्थ। इसके अलावा कागज जो है वो भी आसानी से जल जाता है, तो कागज भी क्या हो जाएगा? दाह्य पदार्थ हो जाएगा। आगे बच्चों, मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल को हम वस्तुओं को जलाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी आसानी से जल जाएगा। तो मिट्टी का तेल क्या हो गया? दाह्य पदार्थ हो गया। आगे है पत्थर का टुकड़ा। तो बच्चों, क्या पत्थर जलता है? नहीं जलता है, तो पत्थर में क्या हो जाएगा? अदाह्य पदार्थ। कैसा हो गया? पत्थर अदाह्य हो गया। इसके अलावा है स्ट्रॉ। बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉ जो है भूसे के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो सूखा चारा है, भूसा है, उसमें जब हम कोई माचिस की तीली जलाकर डाल देंगे तो फटाफट से वो आग पकड़ लेती है। तो क्या है बच्चों? वो भी क्या हो जाएगी? दाह्य पदार्थ हो जाएगी। अगला है कास्ट कोयला। तो कास्ट कोयला भी जल जाता है। कैसा हो जाएगा? दाह्य पदार्थ हो जाएगा। इसके अलावा माचिस की तीलियां। तो बच्चों, आपको पता है माचिस की तीली से हम क्या करते हैं? दूसरी वस्तुओं को भी जला सकते हैं। तो माचिस की तीली क्या है? दाह्य पदार्थ है, आसानी से जल जाती है। इसके अलावा आगे बच्चों कांच। तो कांच को नहीं जला सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा अदाह्य पदार्थ। इसके अलावा बच्चों लोहे की कील। तो जो धातुएं हैं बच्चों वो कोई आसानी से पिघलती भी नहीं है, जलना तो दूर की बात है। तो क्या हो जाएगी? लोहे की कील कैसी हो जाएगी? अदाह्य पदार्थ हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम पदार्थों को दाह्य और अदाह्यों में विभाजित कर सकते हैं। अब बच्चों, दाह्य पदार्थ क्या हुए? यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि जो पदार्थ आसानी से जल जाते हैं वो क्या होते हैं? दाह्य पदार्थ होते हैं। तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम कि दहन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। और बच्चों, इन पदार्थों को हम ईंधन भी कहते हैं क्योंकि इनके दहन से हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा प्राप्त
होती है। बच्चों कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि, ये सब क्या हैं, दाह्य पदार्थ हैं या ईंधन हम इन्हें कह सकते हैं। बच्चों ये जो ईंधन है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे कि हम बात करें ठोस की तो कोयला और लकड़ी क्या है, ठोस अवस्था में है। इसके अलावा द्रव अवस्था में बच्चों कौन है, पेट्रोल और डीजल या केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, द्रव ईंधन है। और बात करें बच्चों हम गैसीय अवस्था की तो जो एलपीजी गैस है या सीएनजी गैस है, ये कौन सी हो गई, गैसीय अवस्था हो गई। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि हमें दहन की प्रक्रिया के लिए ईंधन की आवश्यकता है और इस ईंधन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है, यानी कि हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो बच्चों ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है ये हो रही है हमारे भोजन से, यानी कि हम कह सकते हैं कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। शरीर के अंदर बच्चों भोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अपघटित हो जाता है और इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन कर रहा है, हमारा भोजन कर रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब बच्चों इस कथन को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें एक मोमबत्ती लेनी है और इस तरह से हमें क्या चाहिए, एक कांच का जार भी चाहिए जिसके दोनों सिरे कैसे हों बच्चों, खुले हुए हों। अब क्या करेंगे, हम इस मोमबत्ती को जलाएंगे और एक स्टैंड पर रख देंगे जलाकर। अब क्या करना है, हमें लकड़ी के 2 गुटके लेने हैं और उन्हें जो है इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर लगा देना है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो कांच का हमारा जार है उसे हम मोमबत्ती के ऊपर ढक देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों गुटकों के ऊपर जो है इस जार को रखना है जिससे क्या हो पाए, वायु जो है वो नीचे से इस जार में प्रवेश कर पाए। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी जो मोमबत्ती है वो निर्बाध रूप से जलती रहेगी। क्यों जल रही है, क्योंकि वायु जो है वो इसमें आसानी से नीचे से प्रवेश कर पा रही है। तो वायु जब उसे उपलब्ध हो रही है तो मोमबत्ती आराम से जलती रहेगी। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे बच्चों हम, कि जो लकड़ी के गुटके हैं उन्हें हमें हटा देना है और सीधे ही क्या कर देना है, इस जार को इस मोमबत्ती के ऊपर रख देना है। तो क्या होगा बच्चों इस स्थिति में मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो कंपन करने लगेगी, इसमें से धुआं उत्पन्न होने लगेगा और मोमबत्ती जो है वो धीरे धीरे बुझने लगेगी। क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा, क्योंकि इसमें नीचे से जो है वायु प्रवेश नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस जार में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तीसरी स्थिति में क्या करना है बच्चों हमें, कि हमने इस जार को क्या कर दिया है, सीधे ही इस स्टैंड पर रख दिया है और क्या कर दिया है, ऊपर से एक कार्डबोर्ड भी यहाँ पर हमने ढक दिया है, जिससे क्या हो रहा है, वायु जो है वो नीचे से भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पा रही है जार में और ऊपर से भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ज्वाला शीघ्र ही बुझ जाएगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो दूसरी स्थिति थी उसमें ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। और जो स्थिति सी थी उसमें क्या होगा बच्चों, ज्वाला जो है वो शीघ्र ही बुझ जाएगी क्योंकि उस चिमनी के भीतर कहीं से भी वायु उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और बच्चों हमने समझा कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, वायु आवश्यक है। तो यहाँ पर कहीं से भी वायु उपलब्ध नहीं हो रही है तो ज्वाला जो है वो तुरंत ही बुझ गई है, यानी कि दहन की प्रक्रिया यहाँ नहीं हो पा रही है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि दहन के लिए कुछ परिस्थितियाँ आवश्यक होती है, जिनमें से एक परिस्थिति क्या है, वायु की उपलब्धता। बच्चों इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप और करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम एक लकड़ी लेंगे या फिर लकड़ी का कोयला लेंगे। कैसा लेना है, जलता हुआ लेना है और उसे क्या कर देंगे, हम लोहे की एक प्लेट या तवे पर रख देंगे। हमने एक जलता हुआ कोयला लिया और उसे हमने रख दिया बच्चों एक लोहे की प्लेट में या तवे पर रख दिया। आप क्या करेंगे, हम इस कोयले को ढक देंगे एक किस कांच के बर्तन से, जिसमें से क्या हो बच्चों, कांच का बर्तन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जो कोयले में परिवर्तन हो रहे हैं वो उस कांच में से दिखाई दे जाए, क्योंकि कांच कैसा है, हमारा पारदर्शी है। तो हमने क्या कर दिया, उसे एक कांच के बर्तन से ढक दिया। अब क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर पश्चात ही जो कोयला है वो बुझ जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वायु उसे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बच्चों इसी प्रक्रिया का प्रयोग हम करते हैं कहाँ पर, जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत इसके ऊपर जो है एक मोटा कंबल डाल देते हैं। ये भी क्यों डाल रहे हैं बच्चों, हम इन दोनों ही परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा दाह्य पदार्थ है उसका हम वायु से संपर्क
तोड़ रहे हैं। जैसे ही हमने क्या कर दिया, इस व्यक्ति के ऊपर हमने कंबल डाल दिया, तो जो इसके कपड़े अंदर जल रहे हैं, जो दाह्य पदार्थ है, उसका क्या होगा, बाहर की वायु से संपर्क टूट जाएगा और जो आग लग रही है उसके कपड़ों में वो तुरंत बुझ जाएगी। इसी प्रकार क्या हो रहा था, जो हमारा लकड़ी का कोयला था उसे भी हमने क्या कर दिया था, एक कांच के बर्तन से ढक दिया था, तो बाहर की वायु जो है वो उस कोयले को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और कोयला क्या हो जाता है, बुझ जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में जब तापमान बहुत अधिक होता है तो कुछ स्थानों पर क्या होता है, सूखी घास जो है वो स्वतः ही आग पकड़ लेती है और क्या होता है, धीरे धीरे पूरा जंगल जो है वो उस आग के लपटों से घिर जाता है। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सूखी घास है इसे जलने के लिए बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो जब सूर्य की तेज किरणें वहां पर आ रही है और उन्हें इतना ताप मिल गया है कि वो जल उठें, तो क्या होता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि कागज के टुकड़े को हम माचिस की सहायता से आसानी से जला सकते हैं, लेकिन बच्चों लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए हमें मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि क्या हो रहा है, ये दोनों ही पदार्थ कैसे हैं, दाह्य पदार्थ हैं, फिर भी कुछ पदार्थ आसानी से जल जाते हैं जबकि कुछ पदार्थ आसानी से नहीं जलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा होता है इनके ज्वलन ताप में अंतर के कारण। कागज का जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही कम है, तो जब हम उसे माचिस की सहायता से जलाते हैं तो ही क्या होता है कि कागज जो है वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और जलने लगता है, जबकि जो लकड़ी है या कोयला है इनका ज्वलन ताप अधिक होता है। तो इसलिए हम क्या करें, मिट्टी का तेल उस पर डाल रहे हैं और मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है तो आसानी से आग पकड़ लेता है। तो बच्चों समझते हैं ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप जो है वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है। क्या कहलाता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक लाना आवश्यक होता है। यानी कि कोई भी वस्तु तब तक आग नहीं पकड़ेगी या तब तक नहीं जलेगी जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। यदि उसका ताप ज्वलन ताप से कम है तो वस्तु नहीं जल पाएगी, लेकिन जैसे ही हमने ताप क्या कर दिया, उसके ज्वलन ताप के बराबर या उससे अधिक ला दिया तो पदार्थ जलने लगेगा। बच्चों कुछ पदार्थ होते हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। देखते हैं जैसे भोजन पकाने वाला जो तेल है वो तो हमारा जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, लेकिन मिट्टी का तेल जो है वो फटाफट से आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप जो है वो बहुत ही कम है, जबकि जो हमारा भोजन पकाने वाला तेल है उसका ज्वलन ताप थोड़ा अधिक होता है। बच्चों ये जो पदार्थ हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत ही कम है ये पदार्थ कहलाते हैं ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहेंगे हम इन्हें, कि वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत ही कम है और वे फटाफट से क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, शीघ्रता से जलने लगते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम इसके देखें बच्चों तो पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी आदि, ये सब क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर भी सावधानियां लिखी होती है कि यहाँ पर आपको जो है वो माचिस का या बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए लिखा होता है क्योंकि पेट्रोल क्या है, बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, तुरंत आग पकड़ लेता है। इसी तरह बच्चों जो हमारे घरेलू सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस भरी जाती है वो भी क्या होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। चलिए बच्चों ये हो गए ज्वलनशील पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि हमारी जो माचिस है वो किस प्रकार से जलती है। बच्चों माचिस का प्रयोग आपने घरों में जरूर किया होगा। क्या करते हैं बच्चों, हम माचिस की तीली को निकालते हैं और इसके साइड में जो सरफेस दी होती है, जो रगड़ने वाली सतह दी होती है, उस पर हम उस तीली को रगड़ते हैं और माचिस जल उठती है। बच्चों इस माचिस का जो निर्माण है वो कैसे प्रारंभ हुआ उसे देखते हैं। तो बच्चों 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में क्या करते थे लोग, जो चीड़ की लकड़ी होती थी उसके टुकड़ों को गंधक में डुबोकर माचिस की तरह प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इस माचिस की तीली के ऊपर कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, हम इसमें लगाते हैं एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग जो है इस माचिस की तीली पर किया जाता है। और बच्चों ये जो रगड़ने वाली सतह है इस पर लगाया जाता है चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस। क्या लगा देंगे इधर हम, चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस
लगा देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, हम तीली को निकालते हैं और इस सतह पर रगड़ते हैं। तो जैसे ही हम इसे रगड़ते हैं तो तुरंत यहाँ पर जो लाल फास्फोरस लगा है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है बच्चों, ये लाल फास्फोरस बदल जाएगा श्वेत फास्फोरस में। और ये जो श्वेत फास्फोरस बना है ये क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और ऊष्मा उत्पन्न कर देगा। ऊष्मा जब उत्पन्न हो गई है तो बच्चों जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था उसका क्या होता है, दहन प्रारंभ हो जाता है और माचिस की तीली जलने लगती है। और बच्चों ये जो माचिस की छोटी सी तीली है इससे बहुत भीषण आग भी लग सकती है। और यदि कहीं पर आग लग गई है तो उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है। क्या करते हैं बच्चों, हम यदि किसी घर में, ऑफिस में, कारखाने में आग लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। किसे बुलाते हैं बच्चों, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। और फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, उस आग पर जल डालती है, उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। बच्चों ये जल क्या करेगा, जो भी पदार्थ वहाँ पर जल रहा है उसके ताप को कम कर देगा, यानी कि जो हमारा दाह्य पदार्थ है उसके ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है और आग का फैलना रुक जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर आग लग रही है वहाँ पर पानी डाल रहे हैं तो उस आग से जो जल हम डाल रहे हैं वो जलवाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों, जलवाष्प में बदल जाएगा। ये जो जलवाष्प है ये ज्वलनशील पदार्थों को चारों तरफ से घेर लेती है। इससे क्या होगा कि वायु का संपर्क जो है वो वहाँ पर टूट जाता है और आग जो है वो बुझ जाती है। क्या हो रहा है बच्चों कि इस जलवाष्प ने क्या किया, उस ज्वलनशील पदार्थ, दाह्य पदार्थ को घेर लिया, जिससे क्या हो गया, वायु की आपूर्ति वहाँ पर बंद हो गई और आग बुझ गई। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जलने की आवश्यक परिस्थितियाँ थी उन्हें हम खत्म कर रहे हैं। कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी बच्चों जलने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए था वहाँ पर ईंधन, इसके अलावा वायु यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति भी वहाँ पर होनी आवश्यक है। और इसी के साथ साथ क्या भी जरूरी है बच्चों, ऊष्मा जरूरी है, जो क्या करेगी, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक कर देगी। तो बच्चों इन परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम पदार्थ के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसका वायु से संपर्क बंद हो जाए, यानी कि वायु की आपूर्ति वहाँ पर बंद हो जाए। तो जब हम इन परिस्थितियों को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, आग भी स्वतः ही बुझ जाएगी। अब बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आग विद्युत उपकरणों में लग जाए तो वहाँ पर हम जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जल क्या होता है, जल विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का चालन वहाँ पर कर सकता है और क्या हो सकता है, जो आग बुझाने वाला व्यक्ति है उसे करंट या विद्युत का झटका लग सकता है। तो बच्चों जब विद्युत उपकरणों के अंदर आग लगी है तो हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी प्रकार बच्चों यदि आग तेल में लगी है, पेट्रोल आदि में लगी है, तब भी हम जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, वो जल से हल्का होता है और जल क्या होता है, भारी है तेल से, तो क्या करेगा, जल नीचे जाकर बैठ जाएगा और ऊपर की सतह पर तेल जलता रहेगा। तो यदि हम उसमें जल डाले जाएंगे तो बार बार क्या होगा, जल तो नीचे चला जाएगा और ऊपर की सतह पर तेल हमारा जलता रहेगा। तो उस आग को भी जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग, यानी कि जब आग विद्युत उपकरणों में लगी हो या तेल पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी हो तो वहां पर हम आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करेंगे। बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये उस आग को एक कंबल की तरह ढक लेती है। याद है ना आपको, जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई थी तो हमने क्या किया था, उसे कंबल से ढक दिया था। तो यहाँ पर वह कार्य कौन कर रही है, CO2 गैस कर रही है। ये उस आग को एक कंबल की तरह लपेट लेगी, जिससे क्या होगा, ईंधन का और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाएगा और तुरंत क्या होगा बच्चों, आग बुझ जाएगी। अब बच्चों ये जो CO2 गैस है इसे हम किस में इकट्ठा करके रखते हैं, इसे हम रखते हैं इस तरह के अग्निशामक यंत्र में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर द्रव अवस्था में भरा जाता है और जहाँ पर भी आग लगी है तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का प्रयोग करेंगे, इससे स्प्रे जो है वो करेंगे हम, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी और ये गैस जो होती है वो बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो क्या करेगी, ईंधन के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम
कर देगी और आग क्या होगा, बुझ जाएगी। अब बच्चों मान लीजिए यदि कहीं पर आग लग गई है और उस समय हमारे पास में ये अग्निशामक यंत्र नहीं है तो क्या कर सकते हैं बच्चों, हम वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं बच्चों, ये जब आग के समीप आते हैं तो इनसे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो क्या करती है, आग को बुझा देती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव उस स्थान पर कर देंगे। तो बच्चों हमें समझ में आ गया है कि यदि कहीं पर आग लग रही है तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन यदि आग विद्युत उपकरणों में लगी हो या तेल पेट्रोल आदि में लगी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, CO2 गैस का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। और यदि हमारे पास में अग्निशामक यंत्र नहीं है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझकर अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।